नमस्कार। आज हम पश्चिमी नैतिक दर्शन की एक बड़ी बहस के केंद्र में उतर रहे हैं, स्वार्थवाद। नमस्कार। हाँ, स्वार्थवाद। क्या वाकई हमारे हर काम के पीछे सिर्फ अपना फायदा छिपा होता है? ये सवाल है। हमारे पास स्वार्थवाद स्वरूप और आलोचना लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसी गहरे सवाल की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये सवाल पश्चिमी विचारकों को लंबे समय से उलझाता रहा है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इस लेख में स्वार्थवाद को परिभाषित कैसे किया गया है। हाँ, वो तो है। विश्लेषण के अनुसार ये वो सिद्धांत है जो व्यक्ति के अपने लाभ या हित को ही सबसे ऊपर रखता है। सबसे ऊपर। हाँ, बटलर जैसे विचारक ने इसे आत्म प्रेम का सिद्धांत भी कहा। अच्छा। मतलब कोई काम सही है गलत, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि वो करने वाले के निजी फायदे में है या नहीं। तो मतलब दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करने की गुंजाइश इसमें नहीं मानी जाती। इस सिद्धांत के हिसाब से तो नहीं। दिलचस्प। और लेख इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटता है ना? हाँ। नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या भला है? हाँ, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो कि हम सब पैदाइशी स्वार्थी हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। यहाँ विश्लेषण एक महत्वपूर्ण दावा पेश करता है। क्या? मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा स्वार्थी होता है। हमेशा? हाँ, और अपने हित यानी आत्म प्रेम से ही प्रेरित होता है। हर व्यक्ति सिर्फ वही चाहता है या करता है जो आखिरकार उसके अपने भले के लिए हो। तो फिर दूसरों की मदद? इस नजरिए से दूसरों की मदद भी तभी की जाती है जब उसमें अपना कोई छिपा हुआ फायदा नजर आता हो। ओहो। इस लेख में हॉब्स और श्लिक जैसे पश्चिमी विचारकों का जिक्र है जिन्होंने मानव स्वभाव की इसी तस्वीर के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की वकालत की। अच्छा, तो उन्होंने इसी को बेस बनाया। हाँ, उनका तर्क था कि चूंकि इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, इसलिए नैतिक रूप से भी उसे अपने हित में ही काम करना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहीं पर तो विश्लेषण एक बड़ी तार्किक फांस दिखाता है ना? बिल्कुल। अगर हम सब स्वभाव से ही पूरी तरह स्वार्थी हैं, तो फिर हमें ये सलाह देना कि तुम्हें स्वार्थी बनना चाहिए, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे मछली को पानी में तैरने की सलाह देना। वही तो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इस लेख की एक मुख्य आलोचना है। विश्लेषण कहता है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद यानी मनुष्य स्वार्थी है, इससे नैतिक स्वार्थवाद यानी मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए पर कूदना तार्किक रूप से सही नहीं है। अच्छा। इसे दर्शन में है चाहिए की समस्या कहते हैं। इज ऑट प्रॉब्लम। ओके, है चाहिए की समस्या। हाँ। अगर हम अपनी प्रकृति से ही स्वार्थी होने के लिए मजबूर हैं, तो फिर ये उपदेश देना कि हमें स्वार्थ के लिए ही काम करना चाहिए एक तरह से निरर्थक हो जाता है। मतलब बेमानी है। हाँ, आप किसी को वो करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य नहीं कर सकते जो वो पहले से ही अपनी प्रकृति के कारण करने को विवश है। तो मतलब इस लेख के मुताबिक मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नैतिक स्वार्थवाद के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं बन पाता। सही कहा, तार्किक बुनियाद तो नहीं बन पाता। पर क्या लेख ये भी बताता है कि फिर हॉब्स या श्लिक जैसे विचारकों ने इसका कोई जवाब देने की कोशिश की थी, या वे इसे कैसे देखते थे? हाँ, ये लेख मुख्य रूप से इस तार्किक आलोचना को प्रस्तुत करने पर ही फोकस करता है। अच्छा। ये बताता है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को नैतिक स्वार्थवाद का आधार मानने में ये एक बड़ी बाधा है। ये उन विचारकों के संभावित जवाबों की गहराई में नहीं जाता, बल्कि इस आलोचना को ही रेखांकित करता है कि कैसे ये दोनों सिद्धांत तार्किक रूप से स्वतंत्र हैं। समझ गए। अच्छा, एक और बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, स्वार्थवाद और सुखवाद यानी हीडोनिज्म। हाँ, ये बहुत होता है। लोग सोचते हैं कि स्वार्थी होने का मतलब ही है हमेशा सुख ढूंढना। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या लेख इनमें कोई फर्क बताता है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लेख स्पष्ट करता है। अक्सर लोग इन दोनों को मिला देते हैं, खासकर पश्चिमी नैतिक विचार में, पर ये अलग अलग सिद्धांत हैं। कैसे? देखिए, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मानता है कि हम हमेशा अपना हित चाहते हैं। अब वो हित क्या है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सुखी हो। अच्छा। हाँ, जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है, कोई स्वार्थवादी विचारक ये मान सकता है कि इंसान सुख के अलावा या उससे ज्यादा शायद यश, सत्ता, ज्ञान या आत्मसिद्धि चाहता है। ओहो। और उसी में उसका असली कल्याण या स्वार्थ है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति स्वार्थवादी तो होगा, पर जरूरी नहीं कि सुखवादी हो। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है।
मतलब स्वार्थ का दायरा सुख से कहीं बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हाँ। कोई सुखवादी हो सकता है, यानी वो मानता है कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, पर वो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को नकार सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, लेख में उपयोगितावादी विचारकों का उदाहरण दिया गया है। कुछ उपयोगितावादी मानते हैं कि सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ये नहीं मानते कि इंसान हमेशा सिर्फ अपने ही सुख के पीछे भागता है। वे मानते हैं कि हम दूसरों के सुख की भी परवाह कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो स्वार्थवाद हित पर केंद्रित है, सुखवाद सुख पर। ओके। ये दोनों कभी कभी साथ चल सकते हैं, पर तार्किक रूप से अलग हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि पश्चिमी दर्शन में स्वार्थवाद का सिद्धांत क्या कहता है। हाँ। इसके दो प्रकार, मनोवैज्ञानिक और नैतिक, और कैसे इस लेख के विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को नैतिक स्वार्थवाद का आधार मानने पर गंभीर तार्किक सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल, है से चाहिए पर जाने वाला सवाल। हाँ, साथ ही ये भी समझा कि स्वार्थवाद और सुखवाद को एक ही समझना एक आम गलती है। सही कहा। मुख्य बात यह है कि इस विश्लेषण के अनुसार ये दोनों दावे कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी हैं और कि मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए, ये तार्किक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़े नहीं हैं। हाँ, एक के सच होने से दूसरा अपने आप सच साबित नहीं हो जाता। ये पश्चिमी नैतिक दर्शन की एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बहस को उजागर करता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बात, जैसा कि लेख में इशारा किया गया है, अगर हमारा अंतिम स्वार्थ सिर्फ सुख न होकर ज्ञान, आत्मसिद्धि या शायद कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये संभव है। तो स्वार्थ शब्द के हमारे मायने कितने बदल सकते हैं? क्या तब स्वार्थी होना उतनी बुरी बात रह जाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिए।